स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, और उधर क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, x माइनस बी और x माइनस ए। ये समझ में आया? x माइनस बी से डिवाइड किया तो ये बचा, एलसीएम ले लिया, इससे डिवाइड किया ये बचा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई। ओके, तो इधर कितना आ जाएगा बताइए? पहले तो x का x माइनस ए से मल्टीप्लाई माइनस बी का x माइनस ए से मल्टीप्लाई, दिस इज ax प्लस bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट में देखिए x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx और प्लस ab, ये चीज हो गई ax plus bx minus a square minus b square. So this comes as 2x square minus 2ax minus 2bx plus 2ab. अब सबको एक तरफ ले लो, ax plus bx minus a square minus b square. मल्टीप्लाई किया है मैंने, देखो बस मल्टीप्लाई किया, इसको उधर ले गए, डिस्ट्रीब्यूटिव डाला। तो ax यहाँ है और वहाँ कितना है माइनस 2ax, तो अगर वो इधर आ जाए ax और प्लस 2ax तो क्या बन जाएगा 3ax। bx यहाँ है और वहाँ पे कितना है माइनस 2bx, तो यहाँ आएगा तो 2bx। अब देखिए दैट इज, ये तो ax bx वाली टर्म हो गई, देन ये हो गई, ये हो गई, और 2x स्क्वायर, ठीक है, तो 2x स्क्वायर भी इधर ले लो तो वो क्या बन जाएगा बोलो माइनस 2x स्क्वायर। अभी साइन चेंज कर देंगे, ओके, माइनस में ले लिया। अब हमारे पास कौन कौन सी टर्म बच रही बताओ? माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ab है उत्कर्ष, सब कुछ इधर ले लिया, ये दोनों प्लस में हो गए, ये माइनस में हो गए, दैट इज माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 3bx और माइनस ए स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, सही है, माइनस कॉमन ले लिया। और पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो पूरी इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 3bx और ये प्लस में हो जाएगा, और अंदर में क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास चीजें क्या क्या है जिनको हमें मैनिपुलेट करना है। देखो 2b है और a प्लस बी का स्क्वायर है, तो 2 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, इसको ऐसे दो पार्ट में देखो कि जिससे बीच वाली चीज आ जाए। तो अगर मैं a प्लस 2b लिखूं और 2a प्लस बी लिखूं और दोनों पे निगेटिव निगेटिव लगा दूं, तो क्या इनसे देखो क्या चीज आती है दोनों से, क्या -3a आ जाएगा -3b आ जाएगा। अब जरा देखो इससे क्या ये चीज आ रही है ना, हो हमारा मल्टीप्लाई से ही आना चाहिए। ये क्या चीज है, दैट इज स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एक बार और देखो, 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है हमारे पास। अब इसको कैसे तोड़ें जिससे कि उनका प्रोडक्ट तो ये आ जाए और सम ये आ जाए, तो हमें क्या लिखना चाहिए 2a प्लस बी 2a प्लस बी। ठीक है, ये चीज क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3 a प्लस बी एक्स ऐसे लिखें और प्लस a प्लस बी स्क्वायर, इससे कुछ देखें तो क्या होगा 2 है, अब बन जाएगा। इससे क्या करते हैं बताइए कि 2x स्क्वायर माइनस 2 a प्लस बी एक्स और माइनस a प्लस बी एक्स, तो क्या वही चीज बन जाएगी यार, ये आप प्रोडक्ट से वही चीज आ गई कि नहीं, ये ठीक है
वो चीज नहीं करनी चाहिए। अब प्लस a प्लस बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल, ये बात समझ आ गई। 3 कॉमन ले लिया और इनके प्रोडक्ट से क्या आ रहा है -3a प्लस बी, प्रोडक्ट कर दो तो प्रोडक्ट से वही चीज आ रही कि नहीं आ रही। तो 2x कॉमन ले लो और x माइनस a प्लस बी, और यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे a प्लस बी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0। सो एक आ गया 2x माइनस a प्लस बी और एक क्या आ गया x माइनस a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0। ये बात हो गई ना। तो 2x क्या हो गया a प्लस बी, या फिर x क्या हो गया a प्लस बी, तो x की वैल्यू क्या हो गई a प्लस बी बाई 2, या फिर x की वैल्यू क्या हो गई a प्लस बी। इस चीज का आंसर देखो 27, यही है। अगला बताइए। देखो यहाँ तक की बात हो गई, इतना तो दिव्या तुम कर लोगी, ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक। इसके बाद ये भी कर लोगी। इसके बाद एक और भी तरीका है डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट से देखो यहाँ से आप रूट डाइवर्ट कर लो, इतना तो हो जाएगा। तो इसके बाद d लिखो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बोलो b क्या है यहाँ पे, b चेक करो, -3 a प्लस बी, और इसका स्क्वायर कर दो, ये भी स्क्वायर है, और -4a कितना है बताओ 2, और c कितना है a प्लस बी का स्क्वायर। त्रिशु ये समझ में आया। अगर d समझ में आ जाएगा तो हम आसानी से कर लेंगे। क्या पता यहाँ पे स्प्लिट ना कर पाओ, यहाँ अगले में नहीं। तो अब इसमें देखो इट कम्स एज 9 a प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना है बताओ 8a प्लस बी स्क्वायर। तो बोलो कितना आ गया, क्या ये a प्लस बी का स्क्वायर आ गया। तो बोलो x को क्या लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a लिख सकते हैं कि नहीं। तो दैट इज -b कितना है, b यहाँ लिखो -3a प्लस बी, ठीक है। और d देखो, d वैसे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन रूट लगने से क्या हो जाएगा, रूट लगने से चीज हट जाएगी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3a प्लस बी आ गया। और यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या a प्लस बी, और नीचे 4 आ गया। तो अब देखो a प्लस बी और प्लस a प्लस बी अंशुप्रिया अपॉन 4, इतनी बात तुमको समझ में आई। या तो एक बार प्लस लगाने और एक बार क्या लिखें बताइए, a प्लस बी माइनस a प्लस बी अपॉन 4। तो क्या चीज आएगी x की वैल्यू 4a प्लस बी बाई 4, या फिर क्या आएगा बोलो 2a प्लस बी बाई 4। तो एक से तो a प्लस बी आ जाएगा और एक से a प्लस बी बाई 2 आ जाएगा। सही है, ऐसे कर लो। चलो अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, इधर का हटा दें। कुछ चीजें बतानी है आगे, हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे। दैट इज 24 का आफ्टर और है, उसके पहले का भी देखो। उस दिन वो गीत ने बोला था, उसको मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन 24, दो चीज गीत ने उस दिन बोली थी, रूट प्रेशर करके ना। रूट प्रेशर का मतलब समझो क्या होता है, कि किसी भी प्लांट में जो नीचे आयंस होते हैं तो उसको क्या करता है, जैसे मान लो बाहर Na+ है, K+ है, या और भी कोई आयंस है, तो जो प्लांट में एक ऐसा इफेक्ट होता है शील्डिंग यानी बाइंडिंग इफेक्ट। सो प्लांट में एक ऐसी रिएक्शन होती है, वो क्या करता है बताइए,
that binds the ion inside it या pulls the ion inside it. उसको शील्डिंग इफेक्ट या बाइंडिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो रूट प्रेशर काम कैसे करता है इस चीज को समझो। तो वॉट एवर आयंस आर प्रेजेंट, देखिए दो चीज है, दैट इज वाटर एंड मिनरल राइजेज टू टॉप मोस्ट पॉइंट बाय रूट प्रेशर एज वेल एज बाय ट्रांसपिरेशन। दो चीजों से पहुंचता है कि नहीं। अब जरा देखो कि वाटर राइजेस अप in plants by root pressure, और दूसरा क्या बताया, and transpiration। ओके, तो रूट हेयर, जो रूट हेयर होते हैं, दे बाइंड द आयंस प्रेजेंट इन सॉइल। अगर ये आयंस को अंदर ले लेंगे तो क्या होगा बताइए, रूट हेयर binds the ion, ठीक है, to itself present in soil। अब देखो एक नई चीज कि मान लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इस चीज को आप देखें। अगर आप एक वेसल लें और वेसल में बीच में आप क्या करें, कुछ सेलुलोज या खीरे की एक फाक रख दें, कोई भी वेजिटेबल, खीरा, लौकी, जो तुम्हारे घर में वेजिटेबल है, ये सारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। प्लांट्स तो सभी क्या होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। और इसमें एक तरफ वाटर भर दो और एक तरफ सिरप भर दो, ये सिरप है या सॉल्ट सोल्यूशन। सिरप ना भी भरिए तो क्या भर दें, सॉल्ट सोल्यूशन। और दूसरी तरफ क्या बोलो, तो ऐसी स्थिति में अमन बोलो, वाटर किधर से किधर जाएगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है, तो हायर कंसंट्रेशन किधर है, ये तो इससे इसमें मूव करेगा। अच्छा, मूव करते करते वो इतना मूव कर जाएगा कि वो कभी ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि जो वाटर है यहाँ ज्यादा कंसंट्रेशन हमेशा रहेगी, उस सॉल्ट का थोड़े ना मुकाबला कर पाएगा, लेकिन ये वाटर कम होता जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ये जो सॉल्ट सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अच्छा डाइल्यूट हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी ये आना इधर चाहता है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक कॉलम। इसको क्या कहेंगे भाई, ऊपर से भी तो एक प्रेशर पड़ता है ना वाटर का। जब इससे पड़ने वाला प्रेशर और इससे पड़ने वाला प्रेशर इक्वल हो जाएगा, तब फिर और पानी आना बंद हो जाएगा। और नहीं तो तुम यहाँ अगर छेद कर दो, पानी निकलता रहे तो हमेशा जाता रहेगा। समझ में आई बात कि नहीं। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। जो बहुत छोटे प्लांट होते हैं, जो एक्वापोनिक प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, उनमें तो ट्रांसपीरेशन की जरूरत ही नहीं है, उसमें सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर ही काफी है। जैसे 4 mm 5 mm या 10 सेंटीमीटर के प्लांट है, देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसपीरेशन, ओनली दिस रूट प्रेशर इज सफिशिएंट टू सप्लाई वाटर एट द टॉप मोस्ट हाइट। हाउएवर इन द प्लांट्स ऑफ हायर हाइट्स, जो सेवरल मीटर के होते हैं, तो वहां पर उनके बीच में वैक्यूम या सक्शन की क्रिएशन की जरूरत होती है, तब वो बात होती है। समझ में आ गई ना यहाँ पे क्या हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, इसने जब आयन अंदर सक कर लिए तो अब एक साल्टी सोल्यूशन हो गया। तो ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वाटर किस वजह से आ रहा है बताओ। नाउ ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, water comes inside root and rises few centimeter, ज्यादा नहीं चढ़ेगा, कितने, few centimeter, few centimeter तक चढ़ जाएगा, अंदर आ जाएगा। Further, the evaporation taking place at stomatum causes the suction which pulls it up to the topmost height. Further, that is evaporation.
या जिसको आप कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन सिर्फ ये क्या है, एक तरीके का इवेपोरेशन है, ठीक है, उससे पीछे वैक्यूम होगा, उससे ये आगे बढ़ेगा। सो दैट इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्ट्रोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इतनी इससे ज्यादा ट्रांसपिरेशन कुछ नहीं, या ट्रांसपिरेशन। फर्दर इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, ठीक है, कॉजेस सक्शन और वैक्यूम इन xylem vessel which and water rises up several meter high to fill that vacuum. To fill that in aquatic plants रूट प्रेशर इज सफिशिएंट, क्योंकि वहां पर इतना ट्रांसपिरेशन हो ही नहीं पाएगा। रूट प्रेशर इज सफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर राइज ऑफ वाटर। अच्छा, इसका दूसरा हमने आपको बता ही दिया था, हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड, उसमें तो हमने पूरा बता दिया था कि कैसे वाटर जाता है, फिर उससे प्रेशर पड़ता है। सेकंड पार्ट हमने इसका बता दिया कि ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। अगला देखिए 25th। हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर और रूट प्रेशर एक ही होता है ना? हाँ, रूट प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर एक है जब ये आयंस अंदर चले जाएं। अच्छा बताओ, सारे आयंस इसमें 19 तरीके के आयंस हैं, इसने इसको अंदर भेज दिया, तो अगर आयंस अंदर चले गए तो क्या होगा बताइए? सॉल्ट कंसंट्रेशन अंदर है, अब पानी आपने बाहर डाल दिया, अब पानी में सिर्फ बाहर सिलिका है, SiO2। सिलिका क्या होती है? मिट्टी होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और वाटर है, सॉल्ट सारा अंदर चला गया, तो पानी का हायर कंसंट्रेशन कहाँ रहा? बाहर के अंदर, बाहर। तो और इधर सॉल्ट कंसंट्रेशन है जैसे मैंने बताया, तो ऐसे में क्या होगा? वाटर मूव्स। ऑस्मोसिस क्या होती है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इट टेक्स प्लेस अंटिल द ये जो कॉलम प्रेशर ऑफ वाटर एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर आर इक्वल। ये कब तक होता रहेगा बताओ? जब तक इक्वल ना हो जाए। तो लेकिन यहाँ पर तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऊपर चलता चला जा रहा है, उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है अगर तुम निकालना चाहते हो कितना ये चढ़ गया, वही एक ऑस्मोटिक प्रेशर, हाउ मच इट हैज राइजन। और जब तक ये स्टॉप हो गया, अगर थोड़ा ही पतला सोल्यूशन है तो थोड़ा ही बढ़ेगा, खूब चाशनी ले लो तो खूब ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ वाटर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड द सेम इज टेकिंग प्लेस हियर। आयंस को वो अंदर खींच लेता है, और आयंस के खींचने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, और वही रूट प्रेशर है। समझ में आ गई बात? है वही चीज, मेनली तो ऑस्मोसिस ही है जो हो रही है। अगला सवाल देखो 25th क्या है? दैट इज हाउ ऑक्सीजन प्रमोट्स। टेंड्रिल होता है, जैसे कोई बेल होती है ना, तो उसमें टेंड्रिल होता है। तो हाउ ऑक्सीजन प्रमोट्स ग्रोथ इन अमर बेल में बात की गई है। इन अमर बेल में लो, अमर बेल क्या होती है? क्या कस्क्यूटा जो दूसरे पे चढ़ती है? तो अगर मान लीजिए कोई एक सपोर्ट है और एक बेल है, तो बेल इससे टच करेगी, तो टच करेगी तो क्या होगा? ये ऐसे मुड़ जाएगी। वैसे जो भी बेल होती है, कोई भी ये प्लांट चल रहा है, तो जब मैं कह रहा हूँ टेंड्रिल, तो टेंड्रिल इसको कहते हैं। ऐसे निकला हुआ रहता है ना किसी पौधों में, तो उसे क्या कहते हैं? टेंड्रिल। ऐसे पत्तियां भी निकली रहेंगी, तो ये लीफ के बगल से ऐसे टेंड्रिल निकलती है। वो टेंड्रिल क्या करती है? इसको सपोर्ट के लिए होती है। तो मान लीजिए ये कभी भी ये टेंड्रिल है, तो टेंड्रिल क्या कर रही है? किसी भी सपोर्ट के पास आई, देन ऑक्सीजन मूव्स अवे फ्रॉम सपोर्ट। इसको थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? टच होने पर
when it some support comes, then the auxin which is a growth hormone, तो वो कहाँ पर पहुंच जाएगा बताओ? ये एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट के पास जब ये आया तो बताइए, मान लीजिए इसके ऊपर चढ़ गया तो ऑक्सिन कहाँ चला गया? इट मूव्स अवे फ्रॉम सपोर्ट, इसी में से। अच्छा, अवे चला गया तो बोलो जहां ऑक्सीजन है वो पार्ट ज्यादा बढ़ेगा कि जहां नहीं है वो बढ़ेगा? जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन है, तो ये बढ़ गया। तो अगर ये बढ़ गया तो ये मुड़ नहीं जाएगा, ये नहीं बढ़ पाया, तो इसलिए फिर ऐसे हुआ। फिर जब ऐसे हुआ तो फिर से ये टकराया यहाँ, तो फिर ऐसे हो गया। तो मुड़ते मुड़ते जो पार्ट टकरा रहा है वो बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं। इस यहाँ पर है, बाहर आ गया तो बाहर को उसने बढ़ा दिया, फिर आगे बढ़ा। तो इस तरीके से समझ में आ गई बात की नहीं? तो क्या होगा बताइए कि इन अमरबल कस्क्यूटा दैट इज ये टेंड्रिल, तो टेंड्रिल क्या करेगा? टेंड्रिल ग्रिप्स सपोर्ट, सपोर्ट को ग्रिप कर लेगा ड्यू टू थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मस का मतलब होता है स्पर्श या कांटेक्ट। सो सपोर्ट ड्यू टू थिग्मोट्रोपिज्म व्हेन टेंड्रिल, ठीक है, जिसको बेल भी कहते हैं, टेंड्रिल को बेल कहते हैं। टेंड्रिल comes in contact to support, then growth hormone auxin, या auxin लिखिए, auxin, then growth hormone auxin moves away from support and अगर वो सपोर्ट के अवे हो गया, then the portion away from support grows more, grows and tendril curved in, curved inside and grips the support। बस यही लिख देना। बस वो ऐसे ऐसे ग्रिप कर लेगी। बाहर जब बढ़ गया, बाहर बढ़ गया कि नहीं, ये छोटा रह गया तो ग्रिप कर लेगा। ठीक, अगला देखो। नेक्स्ट इज स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो इस फूड चेन में दिखाया गया है कि लीफ को कैटरपिलर खा रहा है, फिर उसको सेमिलियन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, फिर मंगूस खा रहा है। तो ये कितनी ट्रॉपिक लेवल तक की चेन है? तो मंगूस बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, वैसे तो ये 5 ट्रॉपिक लेवल हो गया ना। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज 100 जूल, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट प्रोड्यूसर? सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। वी नो that energy that by 10% law, the energy taken by any tropic level is that, ऐसे लिखो, that
only 10% energy taken by any trophic level is handed over to next trophic level. जितना तुमने लिया उस दूसरे को तुम कितना दे पाओगे? 10%. Only 10% of energy taken by any trophic level is handed over to next trophic level. अगर तुमने 100 ग्राम सेब खाया है तो 10 ग्राम ही तुम्हारा फ्लैश बढ़ेगा, या नहीं 100 ग्राम खा लिए तो 100 ग्राम वजन नहीं बढ़ सकता। कितना बढ़ पाएगा? बाकी 90 ग्राम सेब जो तुम्हारा है तुम्हारी बॉडी के लाइफ प्रोसेस में चला जाएगा, तुम्हारी बॉडी को वार्म करने में, ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में बहुत सारे काम होता है। सोडियम पोटेशियम का पंप भी बॉडी में काम करता है, पोटेंशियल मतलब ग्रेडियंट, साल्ट ग्रेडियंट। तो जितना हम खाएंगे, रात को खा के सोते हैं, सुबह भूख लग जाती, कहाँ गया खाना? इट इज़ हमारी बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसमें बहुत एनर्जी का कंजम्पशन है। तो जितना हम खा रहे हैं, जितना भी बायोमास, उससे अगला ट्रॉपिक लेवल जो भी होगा हमारा 10% ही ग्रोथ है। फिर कोई हमको खा ले तो खा ले, यही चीज़ तो होती है कि नहीं? सो ओनली 10% इज हैंडेड ओवर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल up to after fourth trophic level energy is left so less that the fifth trophic level can hardly sustain. वो जिंदा ही नहीं रह सकता। कोई शेर ही खाना चाहे तो एक जंगल में तो एक ही शेर है, तो क्या एक दिन खा लेगा? तो फिर उसको तो 335 शेर चाहिए रोज एक खाने को। उतने शेर होते हैं जंगल में क्या? तो इसलिए क्या होगा? आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल energy is left so less that next trophic level can hardly sustain. So food chain can run maximum up to 4 trophic level in most of the cases. मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो ऑमनीवोर है जो 5th ट्रॉफिक लेवल है, मिला तो खा लिया। मोर ये नहीं है, मोर को सांप मिलेगा तो खा लेगा, लेकिन वो डीएससी का छोला भी खाता है। हमने बताया कि नहीं, हमारे यहाँ मोर था डीएससी वालों ने, तो वो मोर सांप भी खाता था, लेकिन वो सिर्फ सांप पे ही आधारित नहीं रह सकता, वो फिर कहीं ना कहीं सब्जी वब्जी भी खाएगा। डीएससी वाले उसे हाथ से छोला खिलाते थे, हम लोग बॉम्बडम में थे। हमने कहा मोर कहाँ गया? कहें वो तो कल रात ही हमने खा लिया। मोर ही खा उसको छोला खिलाते खिलाते। तो जो फिर हायर ट्रॉपिक लेवल है वो सिर्फ 4th ट्रॉपिक लेवल पे नहीं रहेंगे, उन्हें कैसा होना पड़ेगा? उन्हें सर्वहारी होना पड़ेगा। यानी कार्निवोर, हर्बीवोर होते हैं ना, जैसे तो उनको क्या करना? ऑमनीवोर होना पड़ेगा। मिला तो वो खा लिया, नहीं मिला तो वो खा लिया। ऐसे करके वो हमें दिखने में लगेगा अरे 5th ट्रॉपिक लेवल, लेकिन क्या वो सिर्फ सांप पर जी पाएगा? मोर कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं चला पाएगा। उस एनर्जी ले वहां तक पहुंचेगी नहीं एनर्जी इतनी, ऐसी बात है। तो अब जरा देखिए हमको क्या दिया गया है? लीफ। फिर लीफ से क्या है? कैटरपिलर। तो कैटरपिलर एक तरीके की तितली होती है। कैटरपिलर बहुत सारे का होता है, चाहे सिल्क वॉर्म हो या बटरफ्लाई, सबके जो छोटे होते हैं प्यूपा से पहले कैटरपिलर ही होता है। फिर क्या होगा? उसको कौन खाएगा? शैमिलियन। छिपकली होती है शैमिलियन एक छोटी, दैट इज ओके। हाँ, गिरगिट होता है। और फिर गिरगिट उसको खाया स्नेक ने, और स्नेक को किसने खा लिया? मंगूस ने। अब हमें किस लेवल पर दिया गया है बोलो? एनर्जी 100 जूल कहाँ दी गई है? इट इज एट 3rd टॉपिक 1 2 3, यहाँ 100 जूल है। अब हम माने लेट एनर्जी एट लीफ इज x जूल, तो यहाँ कितनी बचेगी बोलो? x का 10%,
जूल, और यहाँ फिर और 10% करो तो दैट इज x इंटू 10/100, तो पहले ही सही थी, इसका और 10% करो, हर एक स्टेप पे 10% ही बचती रहेगी। और लेकिन क्या यही जो एनर्जी है यही 100 जूल है, क्योंकि 6 मिलियन की एनर्जी गिरगिट की 100 जूल दी गई कि नहीं, तो ये x जूल, x का 10% फिर उसका और 10% वही तो है, तो हम x निकाल लें कि भाई फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी बची है। तो ये तो 0 0 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, क्या x y 100 हो जाएगा, देखो, और यही किसके इक्वल हो गया 100 जूल, जूल से जूल कटा तो x कितना हो गया बताओ, 2 3 4 इतने जूल हो गया। सो एट फर्स्ट ट्रॉपिक, यही फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है जो कि प्रोड्यूसर है, ट्रॉपिक लेवल। सो एट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल 10,000 जूल एनर्जी इज प्रेजेंट। अगला सवाल देखो इसमें क्या कह रहा है, जस्टिफाई योर आंसर, यही जस्टिफाई हो गया। इज इट पॉसिबल टू हैव 2 more traffic level in this food chain just before the 4th traffic level? Justify your answer। तो 2 more traffic level, और कुछ हो सकते हैं हाँ? तो और हमारा कौन सा ट्रैफिक लेवल है, कह रहा है कि 4th ट्रैफिक लेवल ना, 2 more traffic level, 2 more traffic level before the 4th traffic level, that is हम ये कह सकते हैं food chain can not sustain up to 6 traffic level because energy remains so less after 4th traffic level that the organism beyond at high traffic level cannot survive। बस यही लिख लो, है ना। Now, no, it is not possible for any food chain to sustain up to 6 traffic level due to 10% law। Energy after 4th trophic level is so less that higher trophic level cannot sustain। अगला क्वेश्चन देखें 27। Susmita and Rajesh shifted to new house and decided to get it whitewashed। तो white washing कराई। Susmita observed that the workers dissolved some white powdery material into water and mixed, resulting in a vigorous reaction, and left it for some time. Then they applied the white suspension obtained to the wall. So, in the beginning, the wall looked pale white, and after 2-3 days, it became shiny. Based on the above information, answer the following question. Name the white powdery substance, Trishu, and write its chemical reaction. Calcium hydroxide and Supriya. कैल्शियम ऑक्साइड। तो वो व्हाइट पाउडर जो तुम बाजार से खरीद के लाते हो दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड है। इसी को क्या कहते हैं, क्विक लाइम, त्वेज चूना, क्विक लाइम। और इसमें नेम द पाउडर एंड राइट इट्स केमिकल रिएक्शन विद वाटर एंड सुप्रिया। प्लस H2O, CaOH होल ट्वाइस, जिसको कि क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसमें उन्होंने कहा कि इसके जो सस्पेंशन को
जो नीचे बैठ गया उसी को तो निलंबन कहते हैं, सस्पेंशन। तो ये मिल्क ऑफ लाइम, ये लाइम वाटर है, ये तो लाइम वाटर है, और ये क्या है नीचे जो बैठ जाएगा, मिल्क ऑफ लाइम, इसी को सस्पेंशन कह रहे हैं, जो नीचे बैठ गया। इसको उन्होंने व्हाइट वॉशिंग कर ली, ठीक है। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन है, इज इट एन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? सुजैन, हीट निकलती है, बॉईल होता है चूना, जब भी देखो तो इसमें हीट निकलेगी, तो इट इज, वैसे भी कम्बिनेशन रिएक्शन है। कम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब हमने नैतिक इसको इससे पुताई की तो 2-3 दिन तक तो घर में चमक नहीं थी, फिर घर में चमक कैसे हो गई? सर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर गया और वो मार्बल बन गया। नाउ सी पार्ट, जो CaOH होल ट्वाइस था उसने CO2 के साथ रिएक्ट कर लिया, ये तो चूना था, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? मार्बल में, और वाटर हो गया। सही है। सो एटमॉस्फेयर में तो CO2 0.25% है, ये 0.02 है, तो एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.2%, वही उसी ने सीधी। तो that is CaOH whole twice reacted with atmospheric CO2 and converted into white shiny marble flake. White shiny calcium carbonate. Calcium carbonate लिखना, flake. Okay. नेक्स्ट देखो 28, a student holding a mirror in his hand directed the reflecting surface to the mirror towards sun. He then directed the reflecting light to the sheet of paper held close to the mirror. What should he do to burn the paper? तो holding a mirror, he directed the reflecting surface to the mirror towards the sun. He then directed the reflecting light on a sheet of paper held close to mirror. What should he do to burn the paper? क्या इसमें नाम लिखना है? कौन पे मिरर, ऐसा कुछ है क्या? एट फोकस पर रखें, वही चीज है। तो मान लीजिए उसने, ये सन है और सन के तरफ ये रख दिया, ठीक है, और जो भी लाइट आएगी सन से, ठीक है, सन से जो लाइट आएगी उसको उसे क्या करना है? कहीं ना कहीं इसमें एक स्टैंड बना देना है, जैसे सोलर हीट होती है तो यहीं पर वो बर्न करने के लिए। तो जो उसका फोकस है, फोकस पर सारी लाइट आ जाए, वो बर्न हो जाएगा। तो उसे क्या करना चाहिए? ये तो फ्रॉम सन आ रही है, और सन से आने वाली लाइट को उसे क्या कर देना चाहिए? ये स्टैंड लगा दीजिए, ऐसा सोलर कुकर में होता है। सो व्हाट शुड ही डू टू बर्न? ही शुड प्लेस द पेपर at focus, principal focus. What type of mirror does he have? Concave mirror. Will he be able to determine the approximate value of focal length of his mirror from this activity? Give reasons and draw diagram. Yes. There will be bright point spot on the paper. So there
will be right spot on the paper. Its distance, perpendicular distance, अब इस जो भी पेपर है उससे इसकी perpendicular distance ले लो, ठीक है, from the mirror is the focal length. Focal length पूछा जा रहा है. Its perpendicular distance from mirror is focal length, which can be measured. Give reason and draw ray diagram. तो यही डायग्राम हो गया, ऐसे ही बना देना. देख लो, कभी भी एक चीज नहीं बता दें आपको. इसमें जैसे ये है, तो अगर यहां पर रे आती है तो क्या वो फोकस है? ये ऐसे आ रही है तो ये देखो एस में आ गई, ये एस में आ गई, ठीक है. तो ये चीज फोकस हुई कि नहीं हुई? अगर मान लो मैं इसी पे तिरछी रे डालूं तो क्या होगा बताओ, फिर वो कहां पर जाएगी? हमने इसी मिरर में अभी करके भी दिखा देंगे, ऐसी रे डाली तो वो कहां पॉइंट आउट होगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस. इन्होंने क्या बताया कि मान लो जैसे ये है, ये इन्होंने बताया जो हमारा फोकस था, ये फोकस था ना, तो अगर हम इसे तिरछा कर लें, रेस कहीं पर भी कर लें, ये देखो चलो इसमें क्या कर लें, जो फोकस है तुम कहीं भी तिरछा कर लो, एक प्लेन होता है, दैट इज द प्लेन. ये जैसे फोकस है, ये फोकस है, फोकस पे एक परपेंडिकुलर प्लेन रख दो, तुम तिरछी लाओ, लाइट कहीं पर भी डालो, यहाँ पड़ेगी यहाँ पड़ेगी, उसी में, इसे फोकल प्लेन कहते हैं. रेस पड़ रही है तो रेस पड़ने के बाद जो तुम्हारा फोकस है, फोकस पे एक प्लेन रख दो, तुम तिरछी करोगे तो वो रेस क्या होगी बताइए? उसी को फॉलो करेगी, जो लॉज है उसको तो फॉलो करेगी. भाई ये सी है और ये क्या है बोलो, एफ है कि नहीं? तो सी से तुम इसको मिलाओ, और मिलाने के बाद क्या होगा, सी से इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो जितने एंगल पर जा रही उसी पे तो मुड़ेगी. तो बोलो कितने पे मुड़ेगी? ये देखो मैंने मोड़ दी. इसी सी से, ये सी है तो सी से इसको भी मिलाइए, तीनों रेज आ रही हैं, और इसको भी जरा मिलाओ, वेयर ये सी है तो देखो ये बिल्कुल थोड़ी सी मिल रही है, मिल गई कि नहीं? इसको भी मिलाओ तो ये रे इधर आ गई. अब ये जो भी दो रे आई हैं, ये कहां पर मिल रही हैं? दे विल मीट. एक और भी रे मिलाओ, यहां मिली कि नहीं मिली? देखो वहां से आने वाली यहां आई, यहां से आने वाली यहां आई, और एक और भी थी, वो तो यहीं से सी पर आ रही, लेकिन वो भी तो एक एंगल बना रही है. तीसरी को भी करो, तो तीसरी वाली भी क्या करें, इसको थोड़ी देर हम हटा दें, तब तुमको ज्यादा क्लियर पता चलेगा. फिर से सभी चीजें सी से मिलाया, जितने पे थी लौटी, सी से मिलाया, आ रही थी कि नहीं, लौट गई, और इसको भी मिलाओ तो ये तीसरी वाली भी क्या होगी, यहाँ मिल गई. बोलो तीनों रे मिली कि नहीं यहाँ पे? तो तीनों रे जहाँ मिलेगी तो फोकस मैंने आर्बिट्रेरी बना लिया था, ये मान लो फोकस है. तो where these rays will meet, if we obliquely, if on a mirror obliquely falls the ray, then they will meet at a plane which is perpendicular to the principal axis and passing through focus. वो कहाँ से पास होगा बोलो? फोकस से पास होगा. अब परपेंडिकुलर वहीं पे कहीं पे तुम कितना भी तिरछा करते जाओ, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, वे रेस कहाँ मिलेंगी? उस चीज को कहते हैं फोकल प्लेन. इज ए प्लेन
विच इज परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है? प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस. ऑल रेज कमिंग पैरेलल टू मिरर विल फोकस एट एनी पॉइंट ऑफ द फोकल प्लेन. बात समझ आ गई? ठीक है, हमें खैर इससे ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन आ जाए ऑब्लिकली का तो ऐसे कर सकते हैं. चलिए, एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? फोकल प्लेन. तो उसी में ही तो हो रही है, देखो ये फोकस यहाँ, लेकिन क्या उसी में नहीं हो रही? अगला सवाल देखें हमारा है क्या? चलो नाउ ये तो पहला क्वेश्चन हो गया. व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? मृत्युंजय, डबल सर्कुलेशन क्या है? बोलो. Blood goes through the heart twice during each cycle is called double circulation. हाँ. When blood goes once to body, it goes twice to heart. Such kind of circulation is called double circulation. It includes pulmonary circulation as well as systematic नहीं, systemic circulation. दो तरीके के circulation इसमें, ठीक है? Now देखो इस चीज को, if blood goes twice to heart in each cycle of circulation, that means when it goes once to body, when once to body, it moves twice to heart. It includes, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन. It is most efficient way of circulation which separates deoxygenated blood to oxygenated blood. ये डबल सर्कुलेशन है. आगे क्या कह रहा है? How is the separation of right side and left side of heart useful? So heart में कैसे यूजफुल है? ठीक है, ये मान लीजिए ये इसमें सेप्टम है, ठीक है, तो सेप्टम ये हर्ट हो जाएगा. ओके, तो एक चीज क्या हो गई? दैट इज ये राइट हो गया, और ये क्या हो गया? इस साइड क्या हो गया? लेफ्ट. तो हाउ इट इज यूजफुल, अब जरा देख लें कि यहां पर ब्लड इसमें गिरता है और ये यहां से कहां चला जाएगा, और इसी तरीके से यहां पर भी गिरेगा और फिर यहां से यहां बाहर चला जाएगा. ये बहुत सिंपल डायग्राम है. अब इस चीज को देखें हम, हाउ इट टेक्स प्लेस. ठीक है, देखो ये राइट क्या है बताइए? वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल. ये क्या है? राइट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम. सही है. अब ये वीना कावा है. वीना कावा से ब्लड आएगा, ये हमारी बॉडी से यहाँ पर आएगा, ठीक है. तो ये वीना कावा है. वीना कावा फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक अपर वीना कावा है और एक
तो ऊपर से भी डर्टी ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और यहाँ से भी। ये ब्लड ब्लू ब्लड है। ब्लू ब्लड का क्या मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, जो जिसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डाल देता है उसे कैसा ब्लड कहते हैं, ब्लड। तो ये इससे ब्लड एंटर किया, ये ब्लड एंटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये ब्लड इसमें गिरेगा जब फिल हो जाएगा, तो आर ए यानी राइट एट्रियम से पहले ब्लड आया। ब्लड जब हमारा इसमें पंपिंग कैसे होता है कि ये हार्ट है, ऊपर वाला दबेगा, पहले ये दब जाएगा, दबेगा तो इसको ऐसे ऐसे दबेगा, फिर ऐसे दबेगा, फिर समझ में आया, फिर ऐसे दबेगा, फिर ऐसे दबेगा, ठक 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 ऐसे। पहले ऊपर ये दबना चाहिए ना, दबने के बाद फिर ये दबना चाहिए, फिर इसमें ब्लड आया, फिर ये दबना चाहिए, फिर ये दबना चाहिए, तो इस तरह से ठक 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 ठक, इसको एक बीट कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जब ये अंदर जाएगा तो ये कौन सी वॉल्व है, इस चीज को चेक करें कि ये कौन सी वॉल्व है, ठीक है। 4 हम इसकी वॉल्व, बाइकस्पिड नहीं है, चेक कर लें। What are the 4 valves present in heart? Between right atrium and right ventricle, ये ठीक बता रहे हैं। Tricuspid valve है, that is right atrium और right, यहाँ पर 3 कस्प हैं। कस्प का मतलब समझो कि 1 2 3, कस्प का मतलब है 3 valve है, ऐसे खुलने बंद होने वाले, ऐसे कस्प है, समझ में आई बात कि नहीं। तो ये इसको क्या कहते हैं, कौन सा valve है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व से ये इसमें गिर गया, और ये इस चीज को बीच वाले को क्या कहते हैं, दिस इज सेप्टम, सेप्टम। और ये ठीक है, ये सेप्टम होगा, और दिस इज इस चीज को क्या कहेंगे, दैट इज पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये कार्डियम है, कार्डियोलॉजी है ना, तो ये बाहर है, और ये मीजोकार्डियम, यानी एक वास्तव में ये एक मसल, तो ये कार्डियक मसल है, किसका बना हुआ है, कार्डियक मसल, दैट इज कार्डियक मसल। अब जरा देखें, यहाँ से गिरा ट्राइकस्पिड वॉल्व से, किस में गिरेगा, राइट वेंट्रिकल में। पहले बॉडी से डर्टी ब्लड आया, किस में गिरा, सबसे पहले राइट एट्रियम में गिरा, वीना कावा से आता है ना डर्टी ब्लड। और ये वीना कावा कैसी होती है बताओ, वीना कावा जो होती है दैट इज ये नॉन रिटर्न वॉल्व है, एनआरवी है, इसको क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शन नॉन रिटर्न वॉल्व है। इधर ब्लड आता जाएगा, लौट के नहीं जा सकेगा, जैसे वॉल्व नहीं होता है, लौट के नहीं जा पाएगा। तो इसको लिखेंगे ये नॉन रिटर्न वॉल्व है। इसमें आया, फिर इसमें गिर गया, फिर इसके बाद क्या होगा, व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट डायलेट्स। जब ये दबेगा तो ये खुलेगा, ऊपर से दबा तो नीचे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट से खुलेगा। फिर इसके बाद नाउ डर्टी ब्लड फिल्स इन राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में जब ये फिल हो गया, तो इसके फिल हो जाने के बाद प्रिया ये बताओ कि ये कहां जाएगा। अब ऐसे नहीं जाएगा, इसके बाद क्या होगा बताओ। मान लो जैसे इसमें फिल हो गया, अब ये दब गया, अब इसे ऑक्सीजनेटेड होना होगा ना, तो ये कहां जाएगा बताओ, ये ऊपर जाएगा कहीं पर, कहां जाएगा बताओ भाई, इसको कहीं जाना चाहिए, इसे ऑक्सीजनेटेड होना है ना, तो इसे कहां जाना है, लंग्स में, लंग्स में। जो लाते हैं ब्लड हार्ट में उसे वी इन कहते हैं, वेन, और जो ले जाते हैं उनको आर्टरी कहते हैं। आर्टरी बहुत मजबूत होती है क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है, वेन तो बहुत पतले होते हैं लेकिन आर्टरी मोटे होते हैं। आर्टरी में अगर आप 500 किलो लटका दो वजन, आराम से आर्टरी को कुछ नहीं होता, एक आर्टरी पे इतना वजन लटक सकते 500 किलो। सो दीज आर वेरी इलास्टिक। तो ये कौन सी आर्टरी है, ठीक है। तो ये जो चीज है पल्मोनरी आर्टरी है, या इसको कहते हैं कि फुफ्फुस धमनी, दैट इज इसका क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी।
ये क्या कर रही है? It takes the deoxygenated blood to lungs. From there it get oxygenated, और ऑक्सीजनेटेड हो करके गर्भ फिर वो कहाँ गिरेगा? बोलो आप बताओ। लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू? बताओ। ये पल्मोनरी वेन बोलो ना, यहां से किसमें आया बोलो? सही, तो किसमें आया बताइए? नाउ इट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड होके कहाँ आया? ये दैट इज लेफ्ट एट्रियम में आया, और जब गया था तब कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड गया, और इस वॉल्व का नाम बताइए अभिषेक। ये वाला वैसे पल्मोनरी जा रहा है तो पल्मोनरी वॉल्व भी इसको कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? दैट इज पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व से गया, बाकी उसमें कस्प जितने भी हो, कस्प का मतलब कितने उसके वो है वॉल्व्स, है ना? तो ये पल्मोनरी वॉल्व से गया, अब ये यहाँ पर आ गया, तो इसके अंदर जब ये आ गया तो इधर भी एक वॉल्व होगा, इसमें बस गिर गया। अब यहाँ पर कौन सा वॉल्व होगा? ये देखो, तीसरा वॉल्व है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, इसे मीट्रल वॉल्व कहते हैं। कैसा? मीट्रल वॉल्व। इसे नोट करो, मीट्रल वॉल्व। तो अब इसमें क्या लिखेंगे? व्हेन ब्लड फिल्स इन लेफ्ट एट्रियम देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स। जब ये फिल होगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड शिफ्ट्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू मीट्रल वॉल्व। सही है, मीट्रल वॉल्व। अब इसमें ये गिर गया ब्लड जब इसमें गिर गया तो गिरने के बाद ये निकलेगा, और फिर क्या होगा बताइए? नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्लड मूव्स टू, ये कहां चला जाएगा बोलो? बॉडी। ब्लड मूव्स टू बॉडी। यहां पर ये किससे जा रहा है? और ये इस वॉल्व का नाम क्या है? आवर्टिक वाल्व। क्या है? आवर्टिक वाल्व। और ये मेन आर्टरी का नाम सुजान क्या है? आवर्टा। मेन, इसे क्या कहते हैं बोलो? दैट इज मेन आर्टरी। वो मेन वेन थी और ये मेन आर्टरी जा रही है, तो इसका नाम क्या होगा? इसको क्या कहेंगे बोलो? आवर्टा। इतनी बात समझ आ गई? इससे ब्लड हमारा आर्टरी से अंदर जा रहा है पूरी बॉडी में, तो आर्टरी आगे किस में डिवाइड होती बोलो? आर्टरी किस में डिवाइड होती है? आर्टीरियोल्स। किस में डिवाइड होती है? और आर्टीरियोल्स आगे किस में डिवाइड होते हैं? कैपिलरीज में। तो ये देखो, ये डिवाइड हो गई, तो पहले आर्टरी और फिर बहुत फाइन इसमें होंगे, वो फिर कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, उनको क्या कहेंगे? ये देखो, ये क्या हो गई बताइए? ये बहुत पतली हो गई, इसे क्या कहेंगे? ये है आर्टरी। आर्टरी किस में डिवाइड हुई सुजैन बोलो? आर्टीरियोल। किस में डिवाइड हुई? आर्टीरियोल। और फिर उसके बाद गर्भ किस में ये डिवाइड हुआ? जो बहुत पतली होती है, कैपिलरी। अच्छा, कैपिलरी, जो कैपिलरीज हैं उसी के पास सेल होते हैं, ये वन सेल थिक होती है बस। तो सेल ने इनसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सब ले लिया, सब ऑक्सीजन ले ली। ऐसा होने के बाद क्या ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा? भाई सारी ऑक्सीजन, अब सेल को तो काम करना है, तो सेल ने सारी ऑक्सीजन ले ली, तो उसके बाद क्या होगा बोलो? फिर डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और वो वापस जब यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या इनका प्रेशर भी सब खत्म हो जाएगा? ये यहाँ पर कैपिलरी खत्म हो गई, और यहाँ पर ये जो वापस आए, ये तीन ब्रांचेस जो तुमको दिख रही, ये क्या है? ये क्या है? ये वेन्यूल। जैसे उधर आर्टरी, आर्टीरियोल, कैपिलरी, और ये क्या है? दैट इज, ये तीनों चीजें क्या है? वेन्यूल। और वेन्यूल के बाद क्या हो जाएगा? ये कहाँ आने वाली है?
यहाँ जाएंगे, लेकिन अब इनके पास प्रेशर तो बचा नहीं है। गलती से ब्लड अगर आगे गया तो इनमें एनआरवी है, नॉन रिटर्न वॉल्व, वो वापस नहीं जाने देगा। ठीक है, तो नॉन रिटर्न वॉल्व से यहाँ धीरे धीरे ब्लड आगे चलता चला जाएगा एंड इट इज रूटेड टू, कहाँ रूट हो जाएगा? इट इज रूटेड टू दिस। अब इसमें आप सिर्फ मुझे चंद्रशेखर इतना बता दीजिए, व्हाट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन? सिस्टेमिक सर्कुलेशन जिसका ब्लड होल बॉडी से होके जाता है, मतलब मूवमेंट ऑफ ब्लड, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, थ्रू आउटा टू बॉडी एंड बैक टू, ठीक है, कहां से निकला है बताओ? तो ये चीज कहां से निकली है? दैट इज, यहां से आप कह सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल, मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू आउटा टू बॉडी एंड बैक टू राइट एट्रियम वाया वीना कावा, इस कॉल्ड, इतने सर्कुलेशन को क्या कहोगे? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब इसी तर्ज पर आप मुझे बताओ पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? movement of blood from pulmonary vein to lungs and पल्मोनरी pulmonary artery to lungs and पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, ठीक है, और lungs to pulmonary vein एंड लंग्स टू एंड बैक टू, कहां पर आ गया बताइए? left लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, इट इज कॉल्ड। तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड। चारों वॉल्व के नाम आपको पता चल गए कि कौन कौन से? तो अगर कभी आता है तो आप इसको लिख लेंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? मिट्रल वॉल्व किसके किसके बीच है? लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। एट्रियम एट्रियम बताना है, बता ही नहीं पाते। हाँ बोलो, मिट्रल वॉल्व किसके किसके बीच है? कोई बात नहीं। हाँ, नाउ अब सारी बात आपको दिव्या बताएंगे पहले। When deoxygenated blood enters through vena cava, आगे का बताओ। Vena cava enters in right atriums. When it get filled, then it contracts and blood moves to right ventricle. And when it get fills, it again contract and blood moves to lungs via pulmonary artery. And at lungs it get oxygenated and it moves back to heart via pulmonary vein and it enters in left atrium, and when it get fills it contracts and left ventricle relax, so it moves in left ventricle, and when it get fills left ventricle contracts and blood moves from aorta to body, and from body deoxygenated blood moves to heart via vena cava. What is the purpose of septum? To separate oxygenated and ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो पूरा रूट है उसमें तुम वॉल्व के भी नाम बताओ, वॉल्व के नाम नहीं बता रहे हो, ठीक है? चलो आगे की बात करते हैं। Why is the separation of right side and left side of heart is useful? Now, अमन, ये जो राइट साइड और लेफ्ट साइड का सेपरेशन यूजफुल क्यों है? Yes. So, देखिए, septum separates deoxygenated blood from oxygenated blood. This ensures, ये क्या इंश्योर करता है? That only
oxygenated blood is supplied to body parts. नैतिक, अगर बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा तो क्या उससे हायर रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा या नहीं होगा? क्योंकि रेस्पिरेशन कुछ और नहीं है, ग्लूकोज का तोड़ना है। ऑक्सीजन मिल जाए तो टूट जाए। ब्रीदिंग अलग चीज है, रेस्पिरेशन तो सेल में हो रहा है। तो दिस इंश्योर्स, इससे क्या होगा बोलो? दिस इंश्योर्स हायर रेट ऑफ रेस्पिरेशन। फिर उससे क्या होगा? इन टर्न मोर एनर्जी इज रिलीज, और फिर क्या होगा? इज रिलीज्ड एंड it maintains the osmoregulation of temperature of hot blooded animals. हम सब लोग hot blooded हैं, तो हमारे में एक pH का रेगुलेशन होता है, osmoregulation, और दूसरा किस चीज का है? That is temperature. हम constant body temperature को वो homeostasis. Homeostasis का क्या मतलब है? कि constant body temperature कौन से? दैट इज मैमल्स एंड एविस, इन सभी में ये चीज़ें होती है। डबल सर्कुलेशन सिस्टम पक्षियों में और स्तनधारियों में। समझ में आ गई बात? तो हम लोग क्या करते हैं बताइए? रिलीज इन इट एंड इट फैसिलिटेट्स टू मेंटेन होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का क्या मतलब है? That is constant body temperature. इसकी वजह से क्या होगा? हमको हिबरनेशन में नहीं जाना पड़ता। नहीं तो छिपकली उपकली देखो, सांप वो 6 महीने बंद रहते हैं ना, सोते रहते हैं। तो हम लोग हम तो एफिशिएंटली काम करते हैं। तो दैट इज कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। इन किसमें? वार्म ब्लडेड एनिमल या हॉट ब्लडेड। अगली चीज पढ़ो, हाउ डू इट हेल्प्स इन बर्ड्स एंड मैमल्स। तो वही चीज है, ये सारी चीज इसमें आ गई ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बी और सी तो दोनों हो गया ना, ओके। सी भी तो इसी में आ गया कि कैसे मेंटेन कर रहा है। ओके, 30th क्वेश्चन देखो, ओजोन इज डेडली पॉइजन। अगर ओजोन निचले स्तर पर हो उत्कर्ष, तो ये कहा जा रहा है पॉइजनस है, जबकि क्रायो सर्जरी हमको ओजोन की ही दी जाती है। फिर ये ऐसा क्यों कह रहा है? और एट हायर लेवल इट इज फॉर अवर सर्वाइवल। इन सभी चीजों को उत्तर दो। ओजोन लेयर जो सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज है, उनसे उनको आने नहीं देता है। ये सही कह रहे हैं। एट, आपको मालूम है जैसे किसी के पीछे की ये बोन, ये जो हम लोगों की स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये बढ़ जाती है तो इसमें ओजोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और उसकी वजह से बोन छोटी हो जाएगी। बोन बढ़ने में बड़ी दिक्कत है ना, वो घिसेगी, तो उससे क्या होगा? बोन का आपस में घिसने से तो बहुत पेन होता है ना, बोन से बोन के टकराने से। तो उसको क्रायो सर्जरी का मतलब है कोल्ड सर्जरी दी जाती है। तो ओजोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अभी नई सर्जरी है, 6 साल पहले ही अभी आई है, ठीक है कि नहीं? तो ओजोन वैसे तो हमें क्रायो सर्जरी में यूजफुल होती है, लेकिन लोअर लेवल पर अगर यहाँ ओजोन हो तो हम लोग अगर उसको इनहेल करेंगे तो पॉइजनस है। इट इज लीदल, ये जानलेवा है। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। सो एट लोअर लेवल इट इज O3 इज लेदल, जानलेवा है, एज इट इज पॉइजनस। However, at stratosphere, क्या होगा? ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर पर क्या होगा कि यूवी रेडिएशंस ब्रेक O2 मॉलिक्यूल इनटू नेसेंट ऑक्सीजन। तो O2 वहां पर क्या हो रहा है?
O2 तुम ये समझते हो डबल बॉन्ड होता है, अगर इस पे यूवी रेडिएशंस पड़ेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे नेसेंट ऑक्सीजन को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, तो दैट इज प्लस O। नेसेंट ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है बताओ? नवजात ऑक्सीजन, बिल्कुल अभी अभी पैदा हुई है, और इसकी लाइफ कितनी होती है 10⁻⁻⁸ सेकंड, कितनी कम है, इतने ही समय में बस अभी पैदा हुई है। नवजात बच्चे को नियोनेटल वार्ड कहते हैं ना, नेसेंट बेबी, तो ये नवजात ऑक्सीजन। अब जात का मतलब पैदा होना, नवजात ऑक्सीजन, तो इट रेडिली कंबाइंस, ये किससे कंबाइन कर जाती है, विद O2 टू फॉर्म, O2 से कंबाइन कर रही। तो however at a stratosphere, यानी at 50 किलोमीटर to 80 किलोमीटर, ठीक है, it shields, ये किसको शील्ड कर रही है, shields UV rays, UV रेस को शील्ड कर रही है, यूवी रेडिएशन ही तो इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यूवी रेडिएशन ने इसको तोड़ा तो उनकी पावर कम नहीं हो गई, भाई कोई एनर्जी किसी और चीज में लग गई तो पावर कम, वही विजिबल बन गए। अगर स्ट्रेटोस्फीयर में ये सबसे ऊपर ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सा है, स्ट्रेटोस्फीयर में मान लीजिए यहाँ पे एक ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर है, यूवी आई और यूवी ने तो अपनी पावर इसको तोड़ने में लगा दी, तो यूवी अब यहाँ बच के क्या आई, विजिबल बन गई, उसकी आधी पावर तो चली गई ना तोड़ने में, तो वो विजिबल बन गई। अगर यूवी आती तो फिर प्रेग्नेंट लेडी के जो बच्चे हैं वो म्यूटेट होते, अपंग पैदा होते, इम्पेयर्ड होते, हमारा कॉर्निया बर्न हो जाता, और जो 2000 साइंटिस्ट अलास्का में गए थे उनको तो स्किन कैंसर हो गया था, तब पहली बार हमको 1980 में ये पता चला कि ओजोन लेयर में होल हो गया है। फिर उसके बाद ये जो इन्वायरमेंटल UNEP किसकी बैठक हुई थी, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम हुआ था पूरे सबका, फिर कि आगे से हम लोग क्या करेंगे, CFC का लेवल कम करेंगे, ये चीज है। तो इसलिए क्या लिख दिया जाए, एट हायर लेवल इट स्क्रीन्स UV radiation and saves us from harmful UV radiation. It does not allow, ओजोन लेयर में विंडो हो जाती है तो फिर वो गड़बड़ है। देखो अब इसमें क्या होगा, इट शील्ड यूवी रेज, यूवी रेज आर हार्मफुल टू अस, हार्मफुल टू अस। ये क्या क्या कर सकती हैं, इट कैन म्यूटेट, म्यूटेट का मतलब है खंडित कर सकती हैं, किसको खंडित कर सकती हैं, म्यूटेट डीएनए को कर सकती हैं, सही है, ऑफ किसका, दैट इज जो बेबी गेटिंग डेवलप्ड इन मदर्स वॉर्म। और क्या कर सकती हैं, बर्न अवर कॉर्निया, स्किन कैंसर, ठीक है, स्किन कैंसर भी कर सकते हैं। और भी 2-4 पॉइंट है, किसी को याद है तो बता दो, 5 पॉइंट है वरना छोड़ दो, ये सारा काम कर सकते हैं। तो यूवी रेडिएशन से हमको शील्ड कर रही है, इसीलिए तो हम यूवी प्रोटेक्शन के ग्लासेस भी पहनते हैं कि शायद कहीं होल हो गया हो तो उससे बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाउ इज द ओजोन फॉर्म्ड इन एटमॉस्फेयर, ये तो हमने लिख ही दिया कि कैसे होता है, यही सब लिखना है कि यूवी रेडिएशन पड़ती है तो ये बन जाता है, फिर इससे ये बन जाता है, ये सारा लिखना है। इन विच लेयर इट इज प्रेजेंट, ये भी हमने लिख दिया, स्ट्रेटोस्फीयर। व्हाट आर द मेजर कॉजेस ऑफ इट्स डिप्लीशन, ये लिखते हैं सी, ठीक है, ड्यू टू रिलीज ऑफ रेफ्रिजरेंट गैस, कौन कौन से होते हैं गैसेस, लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ये देख लो, कार्बन में फ्लोरीन लगी हो और कार्बन में क्या हो,
फ्लोरीन, उसको क्या कहेंगे? डाईफ्लोरोमीथेन। मीथेन में ही तो सब लगा, तो उसका क्या नाम? इसी को क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है, डाईफ्लोरोमीथेन। उसकी जगह हमें क्या यूज कर देना चाहिए? हाँ, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। सो रेफ्रिजरेंट ये क्या होता है बताइए? CFC। These gases ये कैसे लीक होती हैं? लीक आउट फ्रॉम ये एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर से ये लीक हो जाती हैं और इसकी एक मॉलिक्यूल 10 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को डिप्लीट करती है। इट सेट्स ए चेन रिएक्शन एट स्ट्रेटोस्फीयर which is very hard to terminate। एक इसका पर, अब वो जिसको तुम 2000 के फ्रिज तो दोगे, वो पेचकस से सीधी से तक से तोड़ देगा। उसको क्या लेना देना? उसको तो कबाड़ी वाला है, भंगार वाला, उसको क्या लेना ऊपर ओजोन में क्या है? उसको मालूम भी नहीं होगा ओजोन पे क्या ले जाता तुमसे 1-1,500 का फ्रिज टक से तोड़ देता है। दो, एयर कंडीशनर लीक आउट एंड रीचेस टू, ये गैसेस कहाँ पर पहुंचेंगी बोलो? रीचेस टू स्ट्रेटोस्फीयर एंड सेट से क्या करेंगी? एक बिल्कुल चेन रिएक्शन बन जाएगी जो रुकेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी जब तक 10 लाख मॉलिक्यूल को खराब ना करे। सेट से चेन रिएक्शन देयर एंड डेप्लीट ओजोन लेयर। अभी बहुत अच्छी बात बताई नैतिक ने। वी शुड यूज HFC। हमें क्या यूज करना चाहिए? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। वी शुड, वैसे तो हम लोग अमोनिया यूज करते थे, वो भी अच्छा था पहले, लेकिन क्या पहले एसी में जब लीक हो जाता था तो बदबू आने लगती थी ना। पहले के एसी में देखो स्मेल बहुत आती थी। अमोनिया तो क्या यूरिनल से आती है, तो वो भी अच्छी गैस थी, लेकिन लीकेज होने पर कमरे में स्मेल बढ़ जाती थी, तो लोगों ने ये यूज किया, बट ये दूसरे आफ्टर इफेक्ट। तो वी शुड यूज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का मतलब है C पे 2 H लगे हों और 2 क्या लगे हों? क्लोरीन। ठीक है। इट इज सेफर, ये सेफर हो जाएगा। ओके, बाकी कल करेंगे।